हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 के लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स को। अब देखिए, जो एक टॉपिक आप लोग का और बच जा रहा है हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो हम लोगों ने ऑटोक्लेव पढ़ा, हॉट एयर ओवन पढ़ा, इन्हीं सबको जो हम लोग यहाँ पे अपने इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। तो मतलब उसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग को बस वही हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव यही सब लिखना है, क्योंकि यही दोनों हमारे मेनली जो है इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं। बस इंडस्ट्री में क्या होता है, इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब जो हम लोगों ने हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव देखा, ठीक है, यही हमारे कह सकते हो लैबोरेटरी में भी यूज होते हैं, उनका साइज स्मॉल होता है, और इंडस्ट्री में इन्हीं का साइज बड़ा हो जाता है। बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, प्रिंसिपल सेम, कंस्ट्रक्शन सेम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है बट उतना मैनेज हो जाता है। तो सेम ही टॉपिक है, वो आप लोग देख लेना। बाकी आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करके हमारी यूनिट 2 कंप्लीट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है, ये अपना टॉपिक जो है अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जांच परख करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की जांच करना। और एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन की मतलब स्टेरिलाइजेशन हमारा कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि भाई हम लोगों ने क्या किया, मान लो हम लोगों ने कोई हमारा मटेरियल लिया, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने अपनी नज़र में तो इसको स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है। मान लो किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ऑटोक्लेव से किया, हॉट एयर ओवन से किया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने किया। लेकिन क्या वो एक्चुअल में स्टेरिलाइज हुआ भी? मतलब हम लोगों ने तो देखा कि हाँ, हम लोगों ने कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया, टाइम दिया, लेकिन वो क्या हो पाया स्टेरिलाइज? तो उस चीज़ की जांच परख करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स, तो वो भी बेसिकली टॉपिक इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे, मतलब कुछ हमारे कह सकते हो फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, पहले उनसे हम लोग चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने कुछ इंडिकेटर्स को। मतलब वो इंडिकेटर्स हम लोग जो है कह सकते हो यूज करके हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा स्टेरिलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज़ है कि इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ वेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। मतलब कि कितनी अच्छे से हमारी किसी प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ने हमारा रिमूव किया है जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स थे, ठीक है। बाकी इट इंश्योर्स दैट स्टेरिलाइज मटेरियल्स आर सेफ फॉर यूज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जैसे हम लोग जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो हम लोग सेफली यूज कर सकें, ठीक है। स्पेशली इन क्रिटिकल सेटिंग्स लाइक हेल्थ केयर, और मेनली हमारा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन कहाँ जरूरी हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारा हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, फूड प्रोसेसिंग लैबोरेटरीज, इन सब में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए बात करें अपने कुछ पैरामीटर्स की, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा स्टेरिलाइजेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारा डेथ रेट या फिर सर्वाइवल कर्व आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, क्यू10 वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने डेथ रेट या और सर्वाइवर कर्व के बारे में। तो देखिए, ये क्या होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। डेथ रेट और सर्वाइवर कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग ओवर टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू लीथल कंडीशन सच एज हीट, रेडिएशन और डिसइंफेक्शन। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों ने अपना मान लीजिए कोई ए मटेरियल लिया, ठीक है, और उसको किसी पार्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 10 मिनट के लिए हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो 10 मिनट में हमारा यहाँ पे जो ए पार्टिकल है, ठीक है, तो ये मतलब ये जो हमारा कह सकते हो जो भी पार्टिकल है, तो इसमें हमारे मान लेते हैं कि हम लोग कुछ एक्स बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो ये एक्स बैक्टीरिया घट के कितना रह गए, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, वही हम लोग यहाँ पे इस डेथ रेट या फिर सर्वाइवर कर्व में देखते हैं, जिसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस हमारा सर्वाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब आप लोग इस ग्राफ से बहुत इजीली समझ जाओगे। देखिए, इस ग्राफ को आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखिए, यहाँ पे ग्राफ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है कि मान लीजिए हम लोगों ने जब अपना स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट किया, तो मान लेते कि हमारी 10⁻6 हमारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन थी। मतलब कह सकते हो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह का जो टोटल नंबर था, मान लेते कि 10⁻6 बैक्टीरिया हमारे स्टार्टिंग में थे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट किया। देखिए, जब हम लोगों ने जीरो, यानी कि यहाँ पे देखिए टाइम जीरो, जब टाइम जीरो है तो पॉपुलेशन कितनी है, 10⁻6, यानी कि जब हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन नहीं स्टार्ट किया तो 10⁻6 बैक्टीरिया है।
अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टरलाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, और 2 मिनट बाद देखिए क्या हुआ। 2 मिनट बाद अगर हम लोग देखें तो 2 मिनट बाद हमारा पॉपुलेशन कितनी बची, 10⁴, यानी कि 2 मिनट बाद जो हमारा माइक्रोबियल लाइफ थी, ठीक है, वो हमारे 10⁶ से घट के 10⁴ ही रह गए, ठीक है। और ऐसे करते करते हम लोगों ने क्या देखा कि जब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते गए तो अप्रॉक्स 6 मिनट में हमारा क्या हुआ, 10⁶ से पूरा हमारा जीरो पे आ गया। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें मान लो इस प्रोसेस में पर्टिकुलर अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें 6 मिनट लगे, ठीक है, 6 मिनट लगे हमारे 10⁶ बैक्टीरिया को जीरो करने में। मतलब मान लेते कि कोई हमारा ए मटेरियल था, उसके ऊपर हमारे इतने बैक्टीरिया थे, और इसको पूरा स्टरलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे कितने 6 मिनट लगे, और ये जाके जीरो हो गया। तो बस यही चीज़ हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम पे कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर आप लोग को ग्राफ की समझ नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बाकी इतना सिंपली समझो, इसमें कुछ नहीं है कि हमारा कितने टाइम में कितने बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, हम लोग ये पता करना है बस, कि सिंपल कितने क्या कि कितने टाइम में कितना बैक्टीरिया किल हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें 2 मिनट में देखो, 2 मिनट में हमारे कह सकते हो 10⁻² बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, यानी कि लगभग जो है मतलब सॉरी, यहाँ पे 10⁻6 से 10⁻4 हो रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10⁻4 से 10⁻2 होने में कितना लगा, फिर बाकी 2 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया जो है किल हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सर्वाइवर कर्व्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको जो है कह सकते हो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है टेम्परेचर आ जाता है, पीएच आ जाता है, ठीक है। तो मतलब देखिए सिंपल सी बात है भाई कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो भी ये इफेक्ट होगा, ठीक है। और पीएच का भी बहुत मेजर रोल प्ले होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर भी हमारा, और लीथल एजेंट कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई केमिकल एजेंट यूज़ करें तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो जल्दी किल हो जाएगा, कम होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर माइक्रोबियल स्पीसीज, तो हमारा कौन से टाइप का बैक्टीरिया है वो भी डिपेंड करता है। अगर बहुत हाँ मतलब कह सकते हो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा तो टाइम लगेगा, बहुत सेंसिटिव होगा तो जल्दी मर जाएगा। फिर हमारा ग्रोथ फेज, ठीक है, तो वो हमारा बैक्टीरिया किस ग्रोथ फेज में है वो भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन सिंपल सी बात है कि हम लोग स्टरलाइजेशन के वैलिडेशन में, ठीक है, कि हमारा स्टरलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद डिसइंफेक्शन की एफिकेसी की टेस्टिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। पास्चराइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन और फूड सेफ्टी और प्रिजर्वेशन, इन सभी के कह सकते हो इवैल्यूएशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डी वैल्यू के बारे में। अब देखिए डी वैल्यू, एफ वैल्यू और जितने भी ये सारी वैल्यू है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, और ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग ना बहुत सिंपली समझना। द डी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाई 90% और बाई वन लॉगरिथमिक यूनिट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे आप लोग बस इस 90% को पकड़ के चलिए, लॉग वाले में आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। देखिए ये सिंपल सा क्या कह रहा है, डी वैल्यू हमारा कह रहा है कि डी वैल्यू हमारा वो टाइम होता है, ठीक है, जिस टाइम में हमारा जो बैक्टीरिया है वो 90% कम हो जाता है। अब इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि हमारा जो है कोई हमारा मटेरियल है, ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में हमारे 10⁶ यानी कि लगभग 10 लाख बैक्टीरिया हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस 10 लाख बैक्टीरिया को, ठीक है, 1 लाख करने में हमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो ये 10 मिनट क्या हो जाएगा, ये 10 मिनट इसकी डी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ देखो, इस 10 मिनट में हमारा ये जो 10 लाख है ये कितना हो गया, सिर्फ 1 लाख बचा, ठीक है। यानी यहाँ पे 90% रिडक्शन हो गया। देखिए आप लोग समझ रहे हो ना, 10 लाख में से जब हम लोग 9 लाख घटाएंगे, ठीक है, तब जाके हमें 1 लाख मिलेगा। तो 10 लाख में से 9 लाख घटाने का क्या मतलब हुआ कि इसमें से हम लोगों ने 90% बैक्टीरिया माइनस कर दिए, यानी 10 लाख से 9 लाख यानी 90% बैक्टीरिया किल हो गए इसमें से, है ना, तभी तो 1 लाख बचा। और इसमें हमें मान लीजिए कितना टाइम लगा, 10 मिनट, तो यही 10 मिनट इसकी डी वैल्यू हो जाएगी, बस इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इन अदर वर्ड्स इट्स द टाइम नीडेड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर और कंडीशन। तो वही चीज़ है कि कितना टाइम हमें लगता है 90% ऑर्गेनिज्म को किल करने में, ठीक है। बाकी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें यहाँ पे बहुत सिंपली आप लोग समझ रहे हो कि 10⁵, ठीक है, मान लेते हैं कि 0 मिनट पे हमारा 10⁵ बैक्टीरिया थे, ठीक है। अब इस 10⁵ को 10⁴ करने में हमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 1 लाख से 10,000, ठीक है, 1 लाख से 10,000 बैक्टीरिया बचाने में हमें जो है किल करने में, ठीक है, मतलब कह सकते हो 90,000 बैक्टीरिया किल करने में हमें 10 मिनट लगा। तो ये 10 मिनट क्या हो जाएगा इसकी डी वैल्यू। अब उसके बाद देखिए 10⁴ से 10⁵ यानी कि 10,000 से 1,000 करने में फिर से हमें जो है 10 मिनट और लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये भी हमारा 90% हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि 90% का गेम है, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें, अ हायर जेड वैल्यू मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। अब देखिए एक बात बताइए कि ये 10 कह सकते हो इस 90% बैक्टीरिया किल करने में हमें जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी वो जल्दी किल नहीं हो पा रहा है। तो अगर देखिए जल्दी किल नहीं होगा तभी तो हमें कह सकते हो किल करने में टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो डी वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है, सॉरी जेड, ये जेड डी वैल्यू है, ठीक है, जेड गलती से आ गया,
तो डी वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत रेजिस्टेंट है, और अगर डी वैल्यू काफ़ी कम है तो इसका मतलब बहुत सेंसिटिव है। यानी कि अगर मान लीजिए हमें 10 लाख में से 9 लाख बैक्टीरिया किल करने में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत जल्दी किल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव नेचर का है। अब अगर हम लोग को बात करें कुछ फैक्टर्स की जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, तो हमारा कुछ माइक्रोबियल टाइप, ठीक है, तो किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो डेफिनेटली जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कर देंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। और पीएच भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर भी हमारा इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद स्टरलाइजेशन मेथड, तो कौन सा हम लोग स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे मॉइस्ट हीट में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है कह सकते हो जो हमारा ड्राई हीट है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने जेड वैल्यू के बारे में, तो देखिए जेड वैल्यू क्या होती है। अब देखिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेड वैल्यू क्या है। द जेड वैल्यू मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये लाइन आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको सिंपली समझिए। इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर इंक्रीज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डी वैल्यू बाई 90%। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा डी वैल्यू क्या थी कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 90% किल करने में कितना टाइम लग रहा था, वो थी हमारी डी वैल्यू। अब इस डी वैल्यू को 90% कम करने में कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है, वो होती है जेड वैल्यू। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि हमारा 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब 10 लाख में से 9 लाख को किल करने में हमें 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए 10 मिनट हो गए डी वैल्यू। अब इस 10 मिनट को 90% यानी इस 10 में से 9 माइनस कर दो, यानी कि इस 10 मिनट को 1 मिनट, यानी कि हम लोग कितना टेम्परेचर बढ़ाएं कि हमारा जो 10 लाख बैक्टीरिया है वो जो है कह सकते हो सिर्फ 1 लाख बचे। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाए कि ये काम हमारा सिर्फ 1 मिनट में हो जाए। देखो पहले हमें 10 मिनट लग रहे थे ना, 10 मिनट लग रहे थे हमारे 9 लाख बैक्टीरिया को किल करने में। तो इसी 9 लाख को किल करने में अगर मान लीजिए हमें सिर्फ 1 मिनट देने हैं तो हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वही होती है हमारी जेड वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर हमारा अगर 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 10 लाख से 1 लाख बच रहे थे 10 मिनट में। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे मान लो बढ़ाना पड़ा 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने 100 से टेम्परेचर को जब 400 बढ़ा दिया, तब जाके हमारा क्या हुआ, जो डी वैल्यू है वो 90% घट गई। तो वो होती है हमारे यहाँ पे जेड वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने एफ वैल्यू के बारे में, तो देखिए एफ वैल्यू यहाँ पे क्या होता है। F value indicates the time in minutes required to reduce the number of viable microorganism by 1 log unit at a specified temperature। देखिए इसमें भी सिंपल F वैल्यू भी थोड़ा बहुत हमारी D वैल्यू जैसी होती है। मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमें वो टाइम कैलकुलेट करना होता है जिससे हमारा जो बैक्टीरिया वो 90% घट जाए। बस एक कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है कि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स कर दिया, मतलब 121 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम लगेगा जिससे जो हमारा बैक्टीरिया है वो 90% किल हो जाए, वो होती है हमारे यहाँ पे F वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। डी वैल्यू का मतलब होता है कि किसी बैक्टीरिया को 90% किल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कोई फिक्स नहीं होता है, हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम होगा, ठीक है, वो हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है। उसके बाद जेड वैल्यू क्या होती है, जेड वैल्यू होती है कि हमारे डी वैल्यू को 90% कम करने में, यानी अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 मिनट को 1 मिनट कम करने में कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है, वो होती है जेड वैल्यू। और उसके बाद 121 डिग्री सेल्सियस पे हमें यहाँ पे 90% बैक्टीरिया किल करने में कितना टाइम लगता है, वो होती है हमारी एफ वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल है बस। और उसके बाद बात करें हम लोग जो अपने कुछ क्यूटेन वैल्यू के बारे में, तो देखिए अभी क्यूटेन वैल्यू क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन और किलिंग रेट ऑफ अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली सेम ही चीज़ से समझते हैं। मान लो 10 लाख बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर हमारे यहाँ पे फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 लाख बैक्टीरिया को 1 लाख करने में हमें 10 मिनट लग जा रहे हैं। तो अगर इसी टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, मतलब इस 100 को 110 हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे इस 10 लाख में से कितने बैक्टीरिया और मतलब कितने ज़्यादा नंबर, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब इस 10 मिनट में कुछ ज़्यादा बैक्टीरिया किल होंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे 9 लाख बैक्टीरिया किल हो जा रहे थे तो हमारा 1 लाख बच रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर कुछ बढ़ाएंगे तो हमारा बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा किल होंगे, हो सकता है ये 9,50,000 हो जाए, है ना। तो टोटल हमारे कितने बचे, 50,000। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि इस टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हमारा कितना बैक्टीरिया और ज़्यादा किल होने लगे। तो मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ गया, 50,000। तो ये 50,000 हमारी हो जाएगी क्यूटेन वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद बात करें इनएक्टिवेशन फैक्टर की, तो देखिए ये बहुत सिंपल है। द इनएक्टिवेशन फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रिडक्शन इन माइक्रोबियल पॉपुलेशन आफ्टर अप्लाइंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग जब स्टरलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो कितने बैक्टीरिया यहाँ पे किल होना स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे होता है, तो वही होता है हमारा इनएक्टिवेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स थे हमारे स्टरलाइजेशन की इवैल्यूएशन में, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में।
तो देखिए टॉपिक ये भी सेम है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग वही इवैल्यूएशन ही करेंगे अपने स्टरलाइजेशन का, ठीक है। बाकी अगर हम लोग देखें तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर टूल्स और डिवाइसेज, मतलब ये हमारे कुछ एक टाइप के डिवाइस होते हैं, टूल्स होते हैं यूज टू मॉनिटर और वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मतलब इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वही चीज़ है कि अपने स्टरलाइजेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को वेरीफाई कर सकें, ठीक है, कि कितना अच्छे से हो रहे हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल फीडबैक ऑन वेदर स्टरलाइजेशन साइकिल हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, मतलब वही चीज़ है कि हमारे स्टरलाइजेशन ने अच्छे तरीके से रिमूव किया या नहीं किया, वो चीज़ वेरीफाई करते हैं। अब इसमें हम लोग टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे 3 टाइप आ जाते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, दूसरा आ जाता है केमिकल इंडिकेटर्स और थर्ड आ जाते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अब देखिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जैसा कि नाम ही है, तो इसमें बायोलॉजी मतलब कि ये कुछ थोड़ा सा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना ऑटोक्लेव से मान लो अपना स्टरलाइजेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो हम लोगों ने अपने इस ए ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, और एक पार्टिकुलर टाइम पे मान लो हम लोगों ने जो है कह सकते हो 20 मिनट तक, ठीक है, स्टरलाइज किया, और उसके बाद हम लोगों ने मान लिया कि हमारा ए जो है पूरी तरीके से स्टरलाइज हो चुका है। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसमें बायोलॉजिकल इंडिकेटर में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना कुछ नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, ठीक है, मतलब जो है कोई हमें पता है उसके बारे में कि हमारा एक नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट नेचर का है, मतलब कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑटोक्लेव में हम लोग जो है इसको भी इसके साथ में प्लेस कर देंगे, ठीक है। और एक पार्टिकुलर मतलब इसी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी यहाँ पे मर गया या फिर नहीं मरा, मतलब ये भी यहाँ पे किल हो गया कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये भी किल हो गया तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कि हाँ हमारा यहाँ पे स्टरलाइजेशन हो गया। और अगर मान लो ये किल नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे इस जो इस ए ऑब्जेक्ट था इसमें भी हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे किल नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना आप लोग, ठीक है, कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर हाईली रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जल्दी नहीं मरते हैं। तो अगर मान लीजिए वो भी मर गए तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मर गए चूंकि जो इतने रेजिस्टेंट थे, तो यहाँ पे जो सिंपल वाले होंगे वो तो मर ही जाएंगे, है ना। आफ्टर स्टरलाइजेशन द इंडिकेटर्स आर इंक्यूबेटेड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और स्टरलाइजेशन के बाद देखिए हम लोग सेकंड मतलब क्रॉस चेक भी करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और बाद में हम लोगों ने देखा कि अब किल तो हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको इंक्यूबेट भी करते हैं, ठीक है। और इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग दोबारा से देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई स्पोर बच तो नहीं गया था जो कि दोबारा से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, मतलब दोबारा से यहाँ पे तो कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हुई। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आफ्टर स्टरलाइजेशन द इंडिकेटर्स आर इंक्यूबेटेड टू चेक फॉर ग्रोथ, अ नेगेटिव रिजल्ट कन्फर्म्स इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। और अगर इंक्यूबेट करने के बाद भी कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होती है तो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह सारे किल हो जा रहे हैं। दे आर मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर वैलिडेटिंग। और ये देखिए ये काफ़ी रिलायबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो हमारा होता है जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफाइलस, ठीक है। ये हमारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने स्टीम इंस्टॉलेशन में। मतलब स्टीम इंस्टॉलेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो इसको भी हम लोग साथ में रख देते हैं। अगर ये हमारा किल हो जाता है तो हमारा इंस्टॉलेशन परफेक्ट है, और अगर ये नहीं मर रहा है, ठीक है, ये नहीं किल हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा इंस्टॉलेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग ड्राई हीट या फिर इथाइलिन ऑक्साइड जो कि हमारा टाइप का केमिकल इंस्टॉलेशन होता है, अगर हम लोग इसको परफॉर्म करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे बैसिलस एट्रोफाइस का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में, तो देखिए ये हमारे सिंपली कुछ केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, या तो अपना अपीयरेंस या तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब जैसे इसमें सिंपली समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक केमिकल स्ट्रिप ली, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए कि एक केमिकल स्ट्रिप है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्टरलाइजेशन के लिए जो है अपने ऑब्जेक्ट के साथ इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 मिनट बाद जब हम लोगों ने चेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फिक्स होता है कि अगर हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से होगा तो ये जो हम लोगों ने केमिकल स्ट्रिप रखी थी, मान लीजिए अगर इसका कलर स्टार्टिंग में ग्रीन है, ठीक है, तो अगर स्टरलाइजेशन अच्छे से हुआ तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कलर जो है ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये कलर चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हो गया। और अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो हमारा इसका मतलब स्टरलाइजेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ। अब देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ये मैंने बस आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इसमें यहाँ पे या तो कलर चेंज होता है या तो उसका अपीयरेंस, मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ रखा और वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, उसकी अपीयरेंस पूरी चेंज हो गई। तो अगर वो चीज़ें हो जा रही है तो इसका मतलब स्टरलाइजेशन अच्छे से हो रहा है एट अ स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन कंडीशंस। और कंडीशंस जैसे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल, यही सब तो हमारी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। अब इसके अंदर भी देखिए डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। जैसे एक हमारा क्लास फर्स्ट इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 इंडिकेटर्स में देखिए क्या होता है, ये हमारी जनरल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब ठीक है, जब हम लोग सिर्फ एक जनरल मॉनिटरिंग करनी हो तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है ऑटोक्लेव टेप, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली एक टेप टाइप की होती है जो कि अपना थोड़ा कलर वगैरह
चेंज करने का काम करती हैं। और बात करें हम लोग अपने सेकंड क्लास इंडिकेटर्स के बारे में, तो देखिए ये हमारे जो है स्पेसिफिक होते हैं पार्टिकुलर स्टरलाइजेशन के लिए। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा स्टीम स्टरलाइजेशन है तो उसके लिए हमारा अलग होगा, ठीक है। ऑटोक्लेव है तो उसके लिए अलग है, केमिकल है तो उसके लिए अलग है। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग अलग टाइप के होते हैं। और क्लास 3 इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए इट इज़ अ सिंगल पैरामीटर इंडिकेटर। मतलब ये हमारा ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि एक सिंगल पैरामीटर को डिफाइन करता है। मतलब या तो मान लीजिए ये सिर्फ टेम्परेचर को डिफाइन करेगा कि हाँ हमारा टेम्परेचर अच्छे से मतलब परफेक्ट था या नहीं था, या फिर ये हमारे प्रेशर को ही डिटरमाइन कर पाएगा। मतलब ये किसी सिंगल पैरामीटर को ही डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। क्लास 4 इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए ये हमारे मल्टी पैरामीटर्स होते हैं। मतलब कि ये एक साथ जो है टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे कह सकते हो वेरीफाई कर सकते हैं। और क्लास 5 इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए ये हमारे इंटीग्रेटिंग इंडिकेटर्स होते हैं दैट प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट। मतलब कि ये हमारे बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेट डाटा हमारा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने फिजिकल इंडिकेटर्स के बारे में, तो देखिए फिजिकल इंडिकेटर्स आर मैकेनिकल और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। और देखिए ये हमारे सिंपली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे इक्विपमेंट के साथ ही फिक्स होते हैं। मतलब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये इक्विपमेंट के साथ ही, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारा हॉट एयर ओवन में क्या था, हमारा टेम्परेचर एक जो है कह सकते हो हमारा थर्मामीटर ऑलरेडी फिट था, है ना। और हमारा जो है कह सकते हो ऑटोक्लेव में प्रेशर गॉज ऑलरेडी फिट था। तो ये हमारे ऑलरेडी कह सकते हो देखने को मिलते हैं हमारे इक्विपमेंट के साथ जो कि मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ों को। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, प्रेशर गॉज हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर ऑन इवेल्युएशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि यहाँ से आप लोग की यूनिट 2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के साथ। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।